हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे माइक्रोबियल डिजीज के बारे में। गेट माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 8 है, तो इस कंप्लीट यूनिट को इस एक लेक्चर में ही हम आपका डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोबियल डिजीज से कि आपका माइक्रोबियल डिजीज क्या होती है। बट गाइज आपके लिए दो इन्फॉर्मेशन है। पहले एक इन्फॉर्मेशन ये कि भाई साहब आपको इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल का नाम है वी स्टार एजुकेशन, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। दूसरी बात ये कि भाई साहब वीडियो की क्वालिटी आप बिल्कुल ही हाई रखना, यानी कि बहुत ज्यादा हाई रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे इमेजेस ऐसे हैं जो कि आपको केवल और केवल हाई क्वालिटी पे चमकेंगे। क्योंकि वे इमेजेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं छोड़ने, इसलिए आपको वीडियो की क्वालिटी अपनी हाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोबियल डिजीज से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई साहब माइक्रोबियल होता क्या है। तो माइक्रोबियल को दूसरे नाम से हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसको एक और नाम से जानते हैं माइक्रोब्स। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि भाई साहब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स होते क्या है। तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बात बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपको अपनी नेकेड आई से नहीं चमक पाते। इनको देखने के लिए हमको किसी न किसी लेंस या फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और भी सिंपल तरीके से बताऊं तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको देखने के लिए हमको किसी लेंस या फिर आपका जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, तो उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में? आई होप गाइज आपको पता चला होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई साहब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म चले आते हैं। तो सबसे पहले आपके बैक्टीरिया चले आते हैं, फिर इसके बाद आपके प्रोटोजोआ चले आते हैं, फंजाई चली आती है, वायरस चले आते हैं, बैरियोन चले आते हैं, पैरियोन चले आते हैं, वायरोइड्स चले आते हैं, एसके हेलमिंथीज वगैरह, कुछ आपके प्रोटिस्टा वगैरह यहाँ पर चले आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे चूंकि हमको अपनी नेकेड आई से नहीं चमकते, इनको देखने के लिए हम आपका जो है माइक्रोस्कोप या फिर लेंस का यूज करते हैं, इसलिए इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। आई बात समझ में? अब दूसरी बात ये कि भाई साहब हम माइक्रोबियल डिजीज पढ़ रहे हैं, तो क्या सारे के सारे माइक्रोब्स हमारे अंदर डिजीज कोज करेंगे, या फिर कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिट हैं, या फिर कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि हमारे ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालते। तो मैं कहूंगा कि यस, हम जो है इन माइक्रोब्स को आपका तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक माइक्रोब्स वे जो कि हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि हमको जो है डिजीज कोज करवाते हैं, हमारे अंदर जो है बीमारी भर भर के पैदा करते हैं। तो एक माइक्रोब्स वे हो गए। दूसरे माइक्रोब्स होते हैं कि भाई साहब आपके शरीर के ऊपर रहते तो हैं, आपकी स्किन पर आपके अंदर रहते तो हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, ना ही आपको हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे, ना ही आपको बेनिफिशियल आपको जो है किसी भी प्रकार का कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ऐसे भी माइक्रोब्स हैं। अब तीसरी मैं बात करूं कि भाई साहब ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि वे आपके अंदर रहेंगे, रहने के बाद आपको उनसे कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा मिलने वाला है, तो वे आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो हम तीनों को देखेंगे। यहाँ पर हम इंटरेक्शन भी देखने वाले हैं कि माइक्रोबियल में किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव निगेटिव, या फिर किस प्रकार का इंटरेक्शन होने वाला है। तो हम वो सारी बातें यहाँ पर करेंगे। लेक्चर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, क्योंकि हम कंप्लीट यहाँ पर एक तो गेट माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं, दूसरी बात सारी की सारी माइक्रोबियल डिजीज को देखने वाले हैं, चाहे वायरस से रिलेटेड हो, प्रोटोजोआ से रिलेटेड हो, वैरियोन हो, पैरियोन हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर काफी ज्यादा लेंथी जाएगा लेकिन मजेदार होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रोबियल डिजीज से, ठीक है ना। माइक्रोबियल डिजीज से देखो भाई सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर आपके लिए माइक्रोब्स रखे हुए हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर आपको अच्छी लगे बुरी लगे, इनकी स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल सी बात करूं कि आपका जो एक हाथ है, ठीक है ना, आपका जो एक हाथ है, इस हाथ के ऊपर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यहाँ पर आपके मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, एंड 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है, यानी कि यहाँ पर आपके केवल और केवल एक हाथ पे ही आपके जो है करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिसमें आपका बैक्टीरिया एंड फंजाई स्पेसिफिकली आती है। इसलिए आपको बोलते हैं कि खाने से पहले आपको अपने हाथ जरूर वॉश करने चाहिए, या फिर टॉयलेट करने के बाद
आपको अपने हाथ जरूर वॉश करने चाहिए, या फिर घर जब आप आ रहे हो कहीं बाहर से, इसलिए आपको वॉश लेना चाहिए, आपको नहाना चाहिए, अपने आप को जो है शुद्ध करना चाहिए, ठीक है ना। जिससे कि क्या होता है कि जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वे आपके शरीर से जो है गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं। अगर वे हट जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार के डिजीज खोज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। तो चलिए आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हमें क्या क्या पढ़ना है। कुछ माइक्रोब्स हैं जिसमें आपके वायरसेस एंड बैक्टीरिया चले आते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। जस्ट मैं यहाँ पर आपके लिए स्ट्रक्चर ले आया था कि भाई साहब आपको कुछ स्ट्रक्चर में देखाऊं। यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर चमक रही है ना, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर सेम होती है आपकी, ठीक है ना। कभी आप समझो कि कार्टून रूप में बनाए हुए हैं आपकी जो है। मैं आपको बताऊं कि बैक्टीरिया की, अगर बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया की अगर मैं शेप की बात करूं तो चार प्रकार की शेप होती है बैक्टीरिया की। एक होती है आपकी रोड शेप, दूसरी होती है आपकी कोकस शेप, ठीक ना, दूसरी होती है कोकस शेप। रोड मतलब आपको जो आपने अपने घरों में या फिर कहीं पर ईंट देखी होगी ना रोड टाइप के, तो इस प्रकार से रोड टाइप की मिलेगी। कोकस मतलब सर्कुलर। इसके बाद स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब होता है जिग जैग, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको जो है जिग जैग स्ट्रक्चर नजर आने वाली है। इसके बाद में बात करूं विब्रियो टाइप की, तो आपको विब्रियो टाइप की बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर नजर आएगी। विब्रियो मतलब यहाँ पर देखो ये एक प्रकार का विब्रियो टाइप का है, ठीक है ना। ये आपका एक प्रकार का विब्रियो है, ये आपका कोकस है। एक्चुअल में ये जो यहाँ पर आपको पंखुड़ी टाइप्स की चमक रही है, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये आपके जो है वायरसेस है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आपको ये निकलते हुए दिख रहे हैं ना, ये आपके फ्लैजुला वगैरह है। तो आप अपनी तरफ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कभी कभी अगर आप जो है ज्यादा ही आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ ली है मेरी वाली तरियो, तो आप केवल और केवल देख के ही बता सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादा वरी करने की आपको कोई जरूरत है नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई साहब, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, अब यहाँ पर आपका इंपोर्टेंट है, उस चीज को जानने की कोशिश कर लेना। अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको हम मेटाबॉलिज्म के रूप में, अब मैटर ऑफ मेटाबॉलिज्म के बेस पर हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक वे माइक्रोब्स जिनका अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, ठीक है ना, जो अपने आप मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर सके, ठीक है ना। ऐसे को हम बोलते हैं सेलुलर माइक्रोब्स। ऐसे को क्या हम बोलेंगे, हम सेलुलर माइक्रोब्स, जिसमें आपके फंजाई चले आते हैं, प्रोटिस्टा चले आते हैं, बैक्टीरिया चले आते हैं, आर्किया चले आते हैं। लेकिन ऐसे माइक्रोब्स जिनका अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनको जीवन जीने के लिए किसी दूसरे के मेटाबॉलिज्म पे, यानी कि किसी दूसरे के न्यूट्रिशन पे जो है वो आपका जो है डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऐसे को बोलते हैं हम एसेलुलर माइक्रोब्स। यहाँ पर गाइस इसके जीनोम पूछा जाता है आपसे, तो जीनोम इंपोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि वायरस है, वायरस के अंदर प्रोटीन पाई जाएगी एंड आपका न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो आपका केवल और केवल आरएनए होगा या फिर आपका जो है डीएनए होगा। ऐसा नहीं कि आपका दोनों एक साथ पाया जा रहा है, आरएनए भी पाया जा रहा है एंड आपका डीएनए भी पाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्या तो केवल आपका जीनोम के लिए आरएनए होगा या फिर आपका डीएनए होगा, ठीक है ना। जबकि जो बायरॉइड्स होते हैं, जिसको टीओ डायनर ने डिस्कवर किया था, तो यहाँ पर आपको केवल और केवल जीनोम के रूप में आरएनए ही देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ आपके सैटेलाइट्स होते हैं जहां पर आपको आरएनए डीएनए दोनों मिलेंगे, ठीक है ना, आरएनए डीएनए दोनों मिलेंगे। इसके बाद आपके पैरियोन्स होते हैं, ये एक्चुअल में प्रोटीन के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये आपके प्रोटीन के पार्ट होते हैं, केवल और केवल प्रोटीन ही इनके अंदर पाई जाती है, किसी प्रकार का आरएनए डीएनए नहीं पाया जाता। इन सभी एंटिटीज को हम बोलते हैं एसेलुलर। इन सभी को क्या बोलते हैं, एसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर इनको अपने अंदर ग्रोथ करनी है तो ये आपका जो है दूसरे के मेटाबॉलिज्म पे, दूसरे के न्यूट्रिशन पे, दूसरे की एनर्जी पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। तभी जाकर के ये अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। इसलिए हम इनको अजीवित भी बोल देते हैं, ठीक है ना, कि वायरस जो है आपके अजीवित होते हैं। आई बात समझ में? आई होप आपकी थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखो कुछ टर्मिनोलॉजी आपकी आती है, ठीक है ना, जो कि आपने बहुत भर भर के सुनी होगी। जैसे कि आपकी एंडेमिक, जैसे कि आपकी एपिडेमिक, जैसे कि आपकी पैंडेमिक। तो सबसे पहले पैंडेमिक को समझो, आपने भर भर के यूज किया होगा कि पैंडेमिक, कोरोना वायरस आपका जो है फैल रहा है, आपकी कंट्री में कोरोना वायरस आ गया। तो भाई साहब ये जो पैंडेमिक डिजीज होती है, ऐसी डिजीज जो कि आपकी वर्ल्ड वाइड हो, जो कि आपकी की पूरी अर्थ पे हो, ठीक है ना, यानी कि एक देश से दूसरे देश में भी फैल रही हो एंड वहां के भी जो इंसान है, चाहे आपके माइनस माइनस टेम्परेचर पे रह रहा हो, चाहे आपके प्लस में 55 डिग्री सेल्सियस पे रह रहा हो, दोनों को इंपैक्ट कर रही है। तो ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं पैंडेमिक डिजीज।
ये आपको जो है वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम्पल है नोवेल कोरोना, जिसने दुनिया को जो है परेशान करके रख दिया था। तो ये आपकी एक प्रकार की पैंडेमिक डिजीज है। इसके बाद गाइज बारी आती है एपिडेमिक की, ठीक है ना। एपिडेमिक, देखो यहाँ पर पैंडेमिक नहीं है, यहाँ पर आपका केवल और केवल केवल आपका एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है कि आपकी डिजीज तो होगी, लेकिन डिजीज आपको केवल और केवल एक एरिया के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। एक एरिया के अंदर देखने को मिलेगी। आप कह सकते हो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में ये डिजीज नहीं फैल सकती। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ये डिजीज नहीं फैल सकती। इवन ये आपके एक देश से दूसरे देश में, अगर वो बाई चांस वो देश आपका जो है सेपरेटली एनवायरमेंट या फिर इकोलॉजिकल आपका जो है सेपरेट होया रहता है किसी आपका समुद्र से, किसी आपका नदी से, तो आपकी ये डिजीज नहीं फैल सकती ज्यादा, ठीक है ना। तो ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं आपका एपिडेमिक। इसका एग्जांपल होता है आपका इबोला। इसके बाद आपकी आती है एंडेमिक। जैसे कि पैंडेमिक होता है ना, वैसे ही आपका होता है एंडेमिक। लेकिन इन दोनों में फर्क इतना होता है कि जो पैंडेमिक है वो आपके टोटल सभी पीपल को, जो सभी जो है लोग बागों को जो है नुकसान पहुंचा रही है, सभी के अंदर वो डिजीज हो रही है। लेकिन पैंडेमिक स्पेसिफिकली होती है, ये आपका वर्ल्ड वाइड तो होती है, ये आपका वर्ल्ड वाइड तो होती है, लेकिन इतनी भी नहीं फैलती कि आपका सभी में हो जाए, ठीक है ना। इतनी भी नहीं फैलती जिससे कि आपका ये सभी में हो जाए। केवल और केवल कुछ लोकल प्लेसेस पे होती है, ठीक है ना। होती ये भी वर्ल्ड वाइड है, लेकिन कुछ लोकल प्लेसेस पे आपको देखने को मिलती है जहां पर ये एक से दूसरे में जो है ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। जैसे कि आपकी इन्फ्लुएंजा, तो ये आपकी एंडेमिक होती है। तो कभी कभी आपसे टर्मिनोलॉजी भी पूछी जाती है कि एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है एंड पेंडेमिक क्या होता है। इनके एग्जाम्पल अगर आए तो इन्फ्लुएंजा, इबोला, नोवेल कोरोना, बस इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। अब गाइज बारी आती है एक और टर्मिनोलॉजी की, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल बायोटा, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बायोटा। एंड एक्चुअल में ये नॉर्मल बायोटा क्या होता है, बायोटा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो भाई साहब, जैसे कि अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं, आपके शरीर की बात करूं, तो यहाँ पर आपके ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। पूरी की पूरी बॉडी पे यहाँ पर आपको ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे आपकी हर जगह, चाहे नोज हो, चाहे आई हो, लिप हो, टंग हो, ओसोफेगस हो, इंटेस्टाइन हो, वेजाइनल हो, पेनिस हो, आपका जो है कुछ भी हो, आपको जो है नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में नॉर्मल माइक्रोबायोटा का मतलब क्या होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी पर रहते तो हैं, लेकिन आपको आपको किसी भी प्रकार की जो है डिजीज कोज नहीं करते, आपको किसी भी प्रकार का लॉस नहीं कर पाते। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं नॉर्मल माइक्रोबायोटा, ठीक है ना। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल माइक्रोबायोटा बोलेंगे। आई बात समझ में। यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिव ऑन ह्यूमन विदाउट हार्मिंग, लाइव ऑन ह्यूमन विदाउट हार्मिंग, ठीक है ना। ये आपका लिविंग होना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, आपको अगर मैं लोकेशन की बात करूं, तो लोकेशन की बात जैसे कि मैंने आपको पहले ही कर लिया है कि आपके नोज के अंदर, आपकी आई के अंदर, आपके माउथ के अंदर, आपके थ्रोट के अंदर, आपके स्टोमक के अंदर, जी हाँ आपके स्टोमक के अंदर, आपकी वेजाइना के अंदर, आपकी स्किन के अंदर, आपके गट्स के अंदर, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, सभी जगह आपके जो है ये नॉर्मल माइक्रोबायोटा पाया जा रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल माइक्रोबायोटा पाया जा रहा है। मतलब क्या है अब इसका, कि द टर्म नॉर्मल माइक्रोबायोटा फ्लोरा डिनोट्स द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इनहैबिटेड द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द हेल्दी नॉर्मल पर्सन। यानी कि आपका जो है हेल्दी नॉर्मल पर्सन में रह रहा है। एंड एक और बात यहाँ पर मैं बताऊं गाइज आपको कि इम्यूनोलॉजी के अंदर जो आपका नॉर्मल माइक्रोबायोटा होता है, इसको फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस के नाम से भी जानते हैं। मान लो आपकी स्किन के अंदर हजारों टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया एंड फंजाई है, आपकी स्किन के अंदर पाए जा रहे हैं। एंड जो ये तो देखो नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन अगर कोई बाहर से पैथोजन आ रहा है, कोई बाहर से एनवायरमेंट से पैथोजन आ रहा है, तो भाई साहब उस
पैथोजन को किल करने का, उस पैथोजन को हटाने का काम भी आपके माइक्रोबायोटा करते हैं। इसलिए ये माइक्रोबायोटा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, अगर ये माइक्रोबायोटा ना हो आपके शरीर के अंदर, अगर ये ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोटा ना हो आपके शरीर के अंदर, तो आप ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। और ये दूसरे पैथोजन किसको बोलते हैं, जो कि आपको डिजीज कर सके, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको डिजीज करते हो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके बैक्टीरिया वायरसेस चले आते हैं। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नॉर्मल माइक्रोबायोटा, इसलिए ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसको फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस बोल देते हैं इम्यूनिटी में। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल होते हैं, मैंने आपसे पहले बताया था कि अपनी जो क्वालिटी है वीडियो की बहुत ज्यादा हाई रख लेना, फिर भी अगर ये आपको ना चमके तो मैंने इनको जो है इस दूसरे स्लाइड पर कवर किया है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको कवर किया है। एंड कुछ यहाँ पर आपको बातें याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं आंख की, यानी कि कंजक्टिविटा की, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, यहाँ पर आपके हीमोफिलस एंड स्टेफाइलो ओरियस, ठीक है ना, ये दो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर मैं ईयर की बात करूं तो ईयर के अंदर जो आपका याद रख लेना, ईयर के अंदर जो मॉइस्चर बना के रखते हैं वे भी आपके बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है ना, वे भी आपके बैक्टीरिया ही होते हैं, जिसमें आपके स्पेसिफिकली सीडोमोनास स्पेशली जो कि आपकी अनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद स्टोमक मतलब जो आपका जहां पर HCl भरा होता है, जहां का जो pH होता है 1.5 होता है, ठीक है ना, तो वहां पर भी आपका जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। स्टोमक में आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, यहाँ पर आपको लैक्टोबैसिलस याद रखना है। स्किन पर आपको माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज याद रखनी है, ठीक है ना, आपको माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज याद रखनी है कि ये होती है। लेकिन भाई साहब माइकोबैक्टीरियम की एक स्पीशीज होती है माइकोबैक्टीरियम लैप्री। एक्चुअल में नॉर्मल कंडीशन में तो ये माइकोबैक्टीरियम लैप्री हमारे शरीर के ऊपर पाई जाती है, लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी वीक हुई, ये भाई साहब आपको तुरंत लैप्री डिजीज कॉज कर देगी, ठीक है ना। लैप्री क्या होता है? कोहड़ होता है, एक प्रकार का कोहड़ डिजीज होती है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी यूरेथ्रा में आपको स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकाई याद रखनी है, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकाई याद रखनी है। एंड आपको यहाँ पर और क्या याद रखना है, तो वो आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, नहीं केवल आपको जो है स्ट्रेप्टोकोकाई याद रखनी है। एक्चुअल में मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपसे पूछी जा चुकी है। इसके बाद वेजाइना के लिए आप कैंडिडा याद रख सकते हो, ठीक है ना, कैंडिडा याद रख सकते हो। ये नॉर्मल कंडीशन में पाई जाती है, लेकिन वही बात है ना कि भाई साहब अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हुई तो ये तुरंत आपको जो है इफेक्ट शो करने वाली है। एक्चुअल में कैंडिडा एक फंजाई होती है, जो कि आपको जो है वेजाइना के आसपास थोड़े थोड़े धब्बे धब्बे से आपको जो है चमकने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आपके जो है कैंडिडा के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपके कुछ नोच के होते हैं, हीमोफिलस स्पीशीज याद रखने की कोशिश कर लेना। इसी प्रकार से आपका ओरोफेरिक्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। आपको जो है एंट्रोकोकाई नहीं भूलना दोनों के अंदर ही, ठीक है ना, आपको एंट्रोकोकाई नहीं भूलना है दोनों के अंदर ही। तो इसको आप थोड़ा एक बार पढ़ जरूर लेना, अपनी तरफ से PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब कुछ हम इंट्रैक्शन देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इंट्रैक्शन होते हैं एंड आपके उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ आपके जो है पॉजिटिव इंट्रैक्शन की, ठीक है ना। पॉजिटिव इंट्रैक्शन मतलब ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें आपका कोई सा भी, अगर मान लो दो स्पीशीज है, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी, या फिर दो यहाँ पर मैं जो है इंसान ले रहा हूं जिसका नाम, एक का नाम सोनू है, एक का नाम है आपका मोनू, ठीक है ना, सोनू मोनू है। अगर इनके बीच कोई ऐसा रिलेशनशिप यानी कि ऐसा संबंध है जिनमें आपका जो है फायदा हो रहा है, तो ऐसो को हम बोलते हैं पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव इंट्रैक्शन। एंड अगर इन दोनों के अंदर ऐसा संबंध जिनमें आपका इन दोनों को या फिर दोनों में से किसी एक को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं हम निगेटिव इंट्रैक्शन, ठीक है ना। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी कि पॉजिटिव निगेटिव इंट्रैक्शन किसको बोलते हैं। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म। देखो वैसा म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में आपकी दो स्पीशीज होती है, स्पीशीज 1 स्पीशीज 2। एंड यहाँ पर जो स्पीशीज 1 है स्पीशीज 2 है, यहाँ पर दोनों को फायदा होगा ही होगा, मतलब 100% फायदा ही होगा। यानी कि ये आपका अगर 100% फायदा हो रहा है तो ये आपकी ऑब्लिगेटरी कंडीशन में आ जाती है, ठीक है ना।
यानी कि म्यूचुअलिज्म में आपका जो है फायदा होना ही होना है। यानी कि स्पेसीज ए स्पेसीज बी को फायदा पहुंचाएगी एंड बी स्पेसीज आपका ए को फायदा पहुंचाएगी। जैसे कि आपके माइक्रोराइजा होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया, माइक्रोराइजा, लाइकन, ये सारे के सारे आपके म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। आपके कुछ टर्माइट्स के ऊपर प्रोटोजोआ होते हैं, टर्माइट्स के ऊपर प्रोटोजोआ होते हैं, वे भी आपके म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपके बहुत सारे देखो इंट्रक्शन आते हैं, तो उनको हम वन बाय वन देखेंगे। इसके बाद आपका कोऑपरेशन, ठीक ना, आपका कोऑपरेशन। अब आपका कोऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपका म्यूचुअलिज्म आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपके दोनों को फायदा होगा, स्पेसीज 1 को भी एंड स्पेसीज 2 को भी। लेकिन जरूरी नहीं कि आपका जो है तुरंत फायदा हो, कभी कभी यहाँ पर जो है टाइमिंग लगता है फायदा होने में, ठीक है ना। कभी कभी जो इंट्रक्शन है उसके लिए बेनिफिट होने में जो है फायदा लगता है। यहाँ पर देखो कुछ मैं आपको निशान बताऊं, अगर पॉजिटिव का निशान है मतलब बेनिफिट हो रहा है, अगर नेगेटिव का निशान है आपका यानी कि हार्मफुल इफेक्ट शो हो रहा है। अगर जीरो बना हुआ है तो ये ना ही आपका हार्मफुल है ना ही आपका जो है बेनिफिट है, ठीक है ना। आपको इतनी बात याद रखनी है। तो कोऑपरेशन में क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है ना, दोनों को फायदा हो रहा है। लेकिन ये आपका किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेटरी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, आपका ऑब्लिगेटरी रिलेशन नहीं है। दूसरा आता है आपका कॉमन्सलिज्म, जो कि आपका बार बार हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। जहां पर क्या होता है कि मान लो एक स्पीशीज ए है, दूसरी स्पीशीज आपकी बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक स्पेसीज को तो ना ही आपका फायदा हो रहा है ना ही आपका नुकसान हो रहा है, यानी कि ये स्पेसीज आपकी न्यूट्रल है। जबकि जो बी स्पेसीज है यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिलेगा बी स्पेसीज के अंदर। तो ऐसा इंटरेक्शन जहां पर जो है एक को कुछ एक जो है न्यूट्रल कंडीशन में बना रहे, ना ही उसे इफेक्ट ना ही उसे हार्मफुल इफेक्ट शो हो, ना ही उसे बेनिफिशियल इफेक्ट हो, ठीक है ना। लेकिन दूसरे को आपका आपका जो है बेनिफिट ही बेनिफिट हो रहा है, ऐसे को बोलते हैं हम कॉमन्सलिज्म, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कॉमन्सलिज्म। इसके बाद बारी आती है आपकी एमेंसलिज्म की। एमेंसलिज्म आपका एंटागोनिस्टिक भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, हम आपका एंटागोनिस्टिक भी इसको बोलते हैं। जब कभी भी आप एंटीबायोटिक्स का निर्माण करते हो तो एंटीबायोटिक्स में आपको जो रिलेशनशिप देखने को मिलता है वो आपका एंटागोनिज्म ही होता है, वो आपका क्या होता है, एंटागोनिज्म ही होता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो भाई साहब, आपकी मान लो एक पैट्री प्लेट है, इसमें हमने कुछ फंजाई रख दिया, कुछ आपका बैक्टीरिया रख दिया। अब देखो आपका कौन सा जो है, कौन सा आपका एंटीबायोटिक्स बना रहा है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका एंटीबायोटिक्स बना रहा है, वो डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया आपका जो है जो बैक्टीरिया आपका कुछ मान लो, यहाँ पर देखो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मान लो फंजाई रखी हुई है, फंजाई के पास ही आपका जो है बैक्टीरिया के भी कुछ आपके जो है बैक्टीरिया के सेल्स भी प्रेजेंट है। लेकिन फंजाई ने क्या काम किया कि फंजाई ने भाई साहब अपने अंदर से कुछ टॉक्सिक प्रोड्यूस सीक्रेट किए, कुछ टॉक्सिक प्रोड्यूस जो है सीक्रेट किए, जो कि क्या काम कर रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस फंजाई ने जो भी अपना जो प्रोड्यूस किया, जो भी टॉक्सिक प्रोड्यूस किया, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना, ये तो न्यूट्रल में है, ना इससे कोई बेनिफिट हुआ ना ही कोई इससे हार्मलेस हुआ। ये तो जो अपना डेली काम करता था वो ही अपना डेली काम कर रहा है। गलती किसकी है कि बैक्टीरिया उसकी जड़ में आकर के बैठ गया, ठीक है ना, गलती बैक्टीरिया की है। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको फंजाई लेकर के चलूं एंड इसको बैक्टीरिया लेकर के चलूं, तो बैक्टीरिया आपका क्या है कि बैक्टीरिया पे आपका निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यही तो आपकी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है, ऐसे ही आपकी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है। इस रिलेशनशिप को हम एंटागोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। एंड गाइज इसी को हम बोलते हैं एमेंसलिज्म, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं एमेंसलिज्म। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी गाइज, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आपके प्रेडेशन, ठीक है ना, प्रेडेशन यानी कि शिकार एंड शिकारी, शिकार एंड शिकारी, जो कि आपको जंगलों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक होता है आपका प्रे, दूसरा होता है प्रेडेटर, ठीक है ना। एक होता है मारने वाला, एक होता है आपका मरने वाला। अब यहाँ पर क्या होता है कि किस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, किस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, वो देखने वाली बात होती है। तो देखो भाई साहब, कंडीशन इसके अंदर कुछ अलग अलग कंडीशन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका प्रे होता है ना, ये आपका बेनिफिट उठा ले, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रे को जो है आपका नुकसान हो जाए, या फिर जो प्रेडेटर होता है कभी कभी ऐसा होता है कि भाई साहब इसको नुकसान हो जाए, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि इसको फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो है कंडीशन बनी हुई रहती है, मगर याद रखना कि अपोजिट ही कंडीशन होगी इनके अंदर। यानी कि अगर एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान होना
ही होना है, चाहे वो प्रे हो या फिर आपका प्रेडेटर हो। आप इतनी बात याद रख लेना। तो इस इंटरेक्शन को हम निगेटिव इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ऑर्गेनिज्म का, एक स्पीशीज का यहाँ पर जो है नुकसान हो रहा है। आई बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। सेम काम होता है आपका पैरासिटिज्म में, यानी कि यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका एक पैरासाइट्स होता है एंड एक होस्ट होता है। देखो प्रीडेशन में क्या मतलब होता है, प्रीडेशन का मतलब समझो। यहाँ पर मान लो आपका जो प्रे होगा ना, जो आपका प्रे होगा वो मर जाएगा, वो आपका मर जाएगा, प्रेडेटर उसको मार देगा, ठीक है ना। प्रेडेटर आपका उसको मार देगा, खत्म कर देगा, यानी कि जिंदगी जो है द एंड पहुंचेगी। यहाँ पर क्या है, जिंदगी द एंड है। लेकिन जो आपका पैरासिटिज्म होता है, यहाँ पर जिंदगी एकदम से आपकी द एंड नहीं होती। एक्चुअल में जो आपका पैरासाइट्स होता है वो होस्ट के मजे लेगा, ठीक है ना, वो होस्ट के मजे लेता है, उसके अंदर अपना जीवन पूरा का पूरा जो है अपना कंप्लीट करता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा जीवन जो है कंप्लीट करता है, उसको मरने नहीं देता, लेकिन उसको जो है मरे बिना भी छोड़ता नहीं है वो, ठीक है। आई बात समझ में? अगर आपका हाईली पैरासाइट्स हुआ तो, ठीक है, तो उस बात को आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, आपका पैरासिटिज्म बोलते हैं। इसके बाद आपका कंपटीशन आता है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। कंपटीशन कहीं भी हो, दो गुटों में लड़ाई कहीं भी हो, दोनों का नुकसान ही होना है, ठीक है ना। यहाँ पर चाहे स्पीशीज 1 हो या फिर स्पीशीज 2 हो, दोनों को ही नुकसान रहेगा, दोनों की आपका क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ये कंपटीशन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, कंपटीशन है। आई बात समझ में? तो दोनों को अगर आपसे थ्योरी बेस में पूछा जाए तो आप बता देना कि भाई साहब कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होगा, चाहे कोई भी हो, अगर कंपटीशन होता है दोनों को यहाँ पर नुकसान होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि पॉजिटिव निगेटिव आपका जो है इंट्रैक्शन कौन कौन सा होता है। पॉजिटिव में आपके म्यूचुअलिज्म आते हैं, सिंट्रोपिज्म आते हैं, कॉमन्सलिज्म आते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन आपके जो है चले आते हैं, ठीक है ना, आपके जो है चले आते हैं। इसके बाद नेगेटिव में देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर आपका प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन एंड अमेंसलिज्म यहाँ पर चले आते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको कहीं पर भी इंट्रैक्शन में निगेटिव इफेक्ट चमका, निगेटिव साइन चमका, वो आपका निगेटिव इंट्रैक्शन है। और अगर आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव चमकना स्टार्ट हो गया, समझ लो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपका पॉजिटिव इंट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंट्रैक्शन लग रहा है। अब क्या होता है कि एग्जाम में आपसे जो है इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं गाइज, एंड ये एग्जाम्पल आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं म्यूचुअलिज्म की, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी म्यूचुअलिज्म की या फिर सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में मिलजुल करके रहते हो एंड एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आपका क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे कि आपके लाइकेन, माइकोराइजा, रूट नोड्यूल, ठीक है ना, आपको जो है कंप्लीटली पढ़ने को मिलेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं स्पंज से, जेलीफिश से, एनिमोन से एंड आपके कोरल से। इसके बाद कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, याद रखना, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो कि आपके जो है अंदर रहते हैं टर्माइट्स के, ठीक है ना, टर्माइट्स के, इस बात को भी आप याद रख लेना। कुछ बैक्टीरिया होते हैं एसोसिएट जो कि एफिड से होते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है कि आपके म्यूचुअलिज्म यानी कि सिम्बायोसिस शो करते हैं, म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोसिस शो करते हैं। कॉमन्सलिज्म जो कि आपका आपसे पूछा जाता है, जो आपके नाइट्रोसोमोनास होते हैं एंड नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, वेरी 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 इंपोर्टेंट, ये आपसे पूछा जा चुका है कॉमन्सलिज्म, ठीक है ना। आपसे प्रोटोजोआ एंड टर्माइट्स भी पूछा जा चुका है गेट में, तो आपको याद रखना है ये कॉमन्सलिज्म आपका जो है शो करते हैं, ये क्या करते हैं, कॉमन्सलिज्म शो करते हैं। इसके बाद कंपटीशन, कंपटीशन आपका हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन जो आपके सोइल की फंजाई होते हैं या फिर जो आपके सोइल के बैक्टीरिया होते हैं वे आपका कंपटीशन शो करते हैं। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में आपको याद रखना है विडेलो विब्रियो को, ठीक ना, विडेलो विब्रियो स्पीशीज को, जो कि वैलो रिक्वायर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होस्ट फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रख सकते हो। एंड आपके जो है अमेंसलिज्म यानी कि एंटागोनिज्म, ये आपका एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, जहां पर आपको एंटीबायोटिक प्रोडक्शन मिले वहां पर समझ लो कि आपका जो है जैसे कि स्पाइरुलिनम, जैसे कि पेनिसिलिनम, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनसे निकलने वाले जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं वे आपके एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जो कि आपका शो करते हैं एंटागोनिज्म, ठीक है ना, आपका क्या शो करते हैं, एंटागोनिज्म शो करते हैं। तो ये चार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। अब देखने की कोशिश करो, आपके कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, इन प्रोटोजोआ का नाम याद रखने की
कोशिश कर लेना। अगर नाम भी याद ना रखो तो केवल और केवल आपको प्रोटोजोआ शब्द याद रखना है, ठीक है ना। ये प्रोटोजोआ एक्चुअल में आपके टर्माइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। टर्माइट्स के कुछ अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ बाहर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक्सो एंडो की कंडीशन बनाता है। अब एक्सो एंडो आ गया तो मैं आपको बता दूं, एक्सो मतलब आपके जो है बाहर जो रहेंगे उनको बोलते हैं एक्सो, एंड जो अंदर हो रहे हैं, जो सेल के अंदर रह रहे हैं, शरीर के अंदर रह रहे हैं, उनको बोलते हैं एंडो। ये कंडीशन आपके जो है नाइट्रोजन में भी देखने को मिलती है। जब आप रूट नोडुल फॉर्मेशन पढ़ते हो तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि आपका रूट के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि रूट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप जो है याद रख लेना। फिर आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जो कि इन्फेक्शन में आपके लिए यूज होनी, मतलब यूज होती है वहां पर, तो उस चीज को भी देखने की कोशिश करो। 16-17 टर्मिनोलॉजी है ये। एंड गाइज आपसे पूछा भी जाता है कि इन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, पेयरिंग में आपका जो है चला आता है। तो ये चीज आपकी ये टर्मिनोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा इजी है। बस आपको केवल और केवल देखना है, सुनना है। आपकी जैसे कि एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज एंड एसिम्प्टोमेटिक डिजीज, लेटेंट, आपकी कम्युनिकेबल, कंटेजियस, नॉन कम्युनिकेबल, अपॉर्चुनिस्टिक्स, लोकल, सिस्टमेटिक, क्या होता है इनका मतलब। तो चलो अब वन बाय वन हम जो है इनको सीखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। इनको सीखते हुए चलते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज का मतलब होता है कि सडनली अराइज होना, यानी कि कोई सी बीमारी है जो कि आपके अंदर सडनली अराइज होगी। जैसे कि आपका सिर दर्द करने लगता है एकदम से, ठीक है ना। आपकी रनी नोज जो है, जैसे कि आपको एकदम से जुकाम हो गया, ठीक है ना। 1-2 दिन का ही समय लगेगा लेकिन तुरंत आपको जुकाम हो जाएगा, ठीक है ना। 1-2 दिन के बाद ही आपको जुकाम हो जाता है। आपके इसके बाद काफी सारी डिजीज होती है जो कि 1-2 दिन में ही, जैसे ही आपके, जैसे ही मतलब कोई सा भी माइक्रोब्स आपके अंदर एंटर करा और उसने 1-2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर ही, 1 हफ्ते तक का टाइम है, 1 हफ्ते तक में ही आपका जो है डिजीज कोज कर दी। ऐसे डिजीज को हम क्या बोल रहे हैं, सडनली अराइज डिजीज बोल रहे हैं, या फिर हम बोल रहे हैं एक्यूट डिजीज, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, एक्यूट डिजीज, यानी कि डिजीज इन विच सिम्टम्स डेवलप रैपिडली, जो सिम्टम्स होते हैं डेवलप हो जाते हैं रैपिडली, दैट रन इट्स कोर्स क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी से आपके जो है वो फैलते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जैसे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो गया, मिजलस, मिजलस तो खैर नहीं आती, लेकिन चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ जैसे कि आपको डेंगू हो जाता है, डेंगू का एकदम पता लग जाता है, चिकनगुनिया है उसका एकदम पता लग जाता है। तो ये सारे के सारे किस मारा है, आपके एक्यूट डिजीज मारा है, ठीक है ना। आपके एक्यूट डिजीज मारा है जहां पर आपको सडनली अराइज हो रहे हैं सिम्टम्स किसी भी डिजीज के, उसको बोलते हैं हम एक्यूट डिजीज। इसके बाद आपका आता है गाइस क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज मतलब ऐसे सिम्टम्स, कुछ अगर आपको मान लो डिजीज होनी है तो उनके सिम्टम्स 1 साल, 6 महीने, 1 महीने के बाद अगर डेवलप हो रहा है तो ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। यानी कि एक क्रोनिक डिजीज इज वन दैट हैज बीन अफेक्टिंग समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि आपका जो है अफेक्टिंग करेगी महीनों पहले, आपका अफेक्टिंग करती है महीनों पहले, लेकिन सिम्टम्स जो है अब जाकर के आपके जो है अराइज हो रहा है, अब जाकर के आपको पता लग रहा है कि यार हाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो माइक्रोब्स है उसने आपको इन्फेक्ट कर रखा है 1 साल पहले, 6 महीने पहले या 1 महीने पहले, ठीक है ना। and and does not go away, एंड इफ इट इज गो इट कीप्स कमिंग बैक, यानी कि ऐसे आपका क्या होता है कि ऐसे जो डिजीज होती है आपकी, ये कंप्लीटली आप इनको इरेडिकेट नहीं कर सकते, इनको कंप्लीटली नहीं भगा सकते, इनका आप कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। अगर आपने इनकी एंटीबायोटिक्स वगैरह ले भी ली, आपको मान लो आराम हो गया, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी जैसे वीक हुई, आपके सेल के अंदर तुरंत भाई साहब इम्पैक्ट अपना शो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी क्रोनिक डिजीज, या फिर इसको हम दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लंबे समय तक चलने वाली बीमारी भी बोलते हैं, इस बात को याद रखना। इसके बाद होता है फिर आपका एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि जिसकी कोई सिम्टम्स ही ना हो, जिस डिजीज का कोई सिम्टम्स ही ना हो। अब माइक्रोब्स ने आपको जो है, माइक्रोब्स ने क्या काम किया, आपको इन्फेक्ट किया, लेकिन उस इन्फेक्शन का कोई डिजीज का सिम्टम्स ही ना हो, तो ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक डिजीज। इसके एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल पर बड़ी मत करना, एग्जांपल नहीं पूछे जाते हैं लेकिन टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी आपसे
पूछी जाती है। इसके बाद लेटेंट डिजीज, लेटेंट जैसे कि देखो इसका नाम बता रहा है लेटेंट, यानी कि डिजीज है, डिजीज दैट अपेयर्स ए लॉन्ग टाइम आफ्टर इन्फेक्शन, यानी कि सेम होता है क्रोनिक डिजीज की तरह ही, सेम होता है आपका क्रोनिक डिजीज की तरह ही, कि इसका भी है कि भाई साहब इसको एक लेटेंट पीरियड चाहिए, इसको काफी ज्यादा पीरियड चाहिए, यानी कि मान लो माइक्रोब्स आपके अंदर गया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकदम से आपके अंदर जो है जाकर के ताबड़तोड़ बीमारी कर रहा है, जैसे कि HIV है, ठीक है ना। जैसे कि आप एक HIV समझो, HIV का वायरस होता है, ठीक है ना, HIV एक वायरस होता है, तो ये आपके शरीर में चला गया, चाहे वो बे कोई सा भी हो, आपका सेक्सुअल जा सकता है, ठीक है ना, या फिर आपका आप ब्लड अपने अंदर चढ़ा रहे हो तो सिरिंज वगैरह से जा सकता है। तो ये मान लो HIV चला गया, ठीक है ना, HIV जाने के बाद क्या होगा, एकदम से ऐसा नहीं कि आपका 1 महीने के बाद ही आपको बीमार करना स्टार्ट कर देगा, ये HIV आपके शरीर के अंदर 1 साल तक पड़ा रहेगा, एंड इंतजार देखेगा कि भाई साहब कब आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, ये आपकी इम्यूनिटी वीक होने का इंतजार देखता है, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी वीक हुई वैसे ही आपके समझ लो शरीर में ये फैलना स्टार्ट कर देगा, एंड अपने साथ साथ कम से कम ये 10 से लेकर के 20 बीमारी आपका जो है कोज करवा देगा। याद रख लेना, जो पेशेंट होता है HIV का, वो इस HIV वायरस की कमी से नहीं मरता कभी भी, ठीक है ना, इस वायरस की कमी से नहीं मरता, जबकि वो मरता है कि नहीं दूसरी ही बीमारी से, क्योंकि क्या होता है, ये जो HIV होता है आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को डेवलप ही नहीं होने देता, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको काफी सारी और ज्यादा बीमारी लगनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो ये आपकी लेटेंट डिजीज होती है एक प्रकार की, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल मतलब जो फैलती है, एक से दूसरे में फैल रही है टचिंग से, भाई साहब आपने उसे छू दिया तो फैल गई, या फिर माँ से जो है बच्चे में चली गई, तो वो भी आपके देखो, अब हम यहाँ पर मैं आपको कुछ कम्युनिकेबल डिजीज बता देता हूँ जो कि आपसे पूछी जाती है। पहली होती है आपकी वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल कम्युनिकेबल डिजीज, जो वर्टिकल कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाओं से जो डिजीज अपने उनके बच्चों के अंदर जाती है, उनको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ ऐसी डिजीज होती है जो सेक्सुअल ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है ना, किसिंग के दौरान आपकी जो है वो डिजीज जो है एक से दूसरे में जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो टच से होती है, यानी कि आपने मुझे टच कर दिया यहाँ पर, और मेरे यहाँ पर फंगल वगैरह लगी हुई थी, वो आपके हाथ में चली गई, हाथ में जाने के बाद आपने अपने चिप पे लगाया, गालों पे लगाया, वो आपके जो है फंगल इन्फेक्शन आपके गालों पे हो गया, तो वो होती है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट। वो कैसी रहेगी आपकी कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट डिजीज, यानी कि ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, ये डिजीज आपकी फैलती है वन होस्ट टू अनदर, एक से दूसरे में आपकी कम्युनिकेबल होती है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ डिजीज, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बात करूं, जैसे कि बहुत सारी आपकी वायरल डिजीज एंड फंजाई डिजीज ऐसी होती है जो कि आपकी कम्युनिकेबल होती है, ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे में, बैक्टीरियल बहुत कम होती है, इस बात को याद रख लेना। इसके बाद आपकी आती है कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस मतलब ये भी आपकी कम्युनिकेबल ही होती है, ये भी कम्युनिकेबल होती है, लेकिन ये आपकी इतनी तेजी से फैलती है ना, बहुत तेजी से फैलती है, तो यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज दैट इजिली स्प्रेड, या फिर फास्ट स्प्रेड, इसको हम फास्ट स्प्रेड भी बोल सकते हैं, ये एकदम से आपकी फैलेगी। इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो आपकी डिजीज फैल ना सकती हो, एक से दूसरे में ना जा सकती हो, जैसे कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती है। क्या होता है एक्चुअल में, वैसे तो ऑटो इम्यून डिजीज आपके जो है आपसे आपके बच्चों में चली जाएगी, ठीक है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सारी की सारी डिजीज जा रही है आपसे आपके बच्चों में, ऐसा नहीं होता। तो कुछ आपकी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब जब आपका इम्यूनो रेस्पॉन्स आपके ही सेल के प्रति जो है वो इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं आपका जो है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका इम्यूनो सिस्टम है, उस इम्यूनो सिस्टम ने क्या काम किया, आपके सेल को ही एज ए एंटीजन मान लिया कि भाई साहब ये कोई बाहर से एंटीजन आया हुआ है, ये प्रोटीन कोई बाहर से आई है, ये लिपिड कोई बाहर से आया है, एंड उसके प्रति क्या काम करा, उसने एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट कर दी। तो ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। आपकी मैंने आगे एक चार्ट रख रखा है जिसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये स्पेसिफिकली क्या होती है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन से होती है। अब ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या होता है, देखो भाई साहब, ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन आपकी इम्यूनिटी का फायदा उठाता है, ठीक है ना, आपकी इम्यूनिटी का फायदा उठाता है। जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल बायोटा बताया ना, नॉर्मल बायोटा के भाई साहब वो आपके शरीर के ऊपर पाया जा रहा है, ठीक है ना।
तो वो नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी वीक हुई, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी वीक हुई, जैसे कि मैं वेजाइना के लिए कैंडिडा लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना, कैंडिडा लेकर के चल रहा हूँ, जैसे ही आपके शरीर के अंदर आपकी इम्यूनिटी वीक हुई, ये कैंडिडा क्या करेगा, आपकी वेजाइना पे जो है वो एक प्रकार से आपके जो है वो स्किन डिजीज करना स्टार्ट कर देगा, जगह जगह धब्बे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, वहां का पीएच वगैरह चेंज होगा, तो आपको जो है प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। यानी कि ये एक प्रकार से फायदा देखता है। अपॉर्चुनिस्टिक क्या होता है कि एक प्रकार से आपका फायदा देखता है कि कब आपकी इम्यूनिटी डिजीज, जो आपकी इम्यूनिटी है वो लो जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है आपका अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, यानी कि डिजीज अराइज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द होस्ट फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल, ये आपकी कम्युनिकेबल फैलने वाली नहीं होती, बल्कि आपके ही शरीर से आ रही है, जो ऑलरेडी आपके शरीर में पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, उससे ही आपको हो रही है, ठीक है ना। तो ये कहलाती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके बाद आती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये भाई साहब फायदा उठाते हैं, ये फायदा उठाते हैं आपकी वीक इम्यूनिटी का, यानी कि नॉर्मली प्रेजेंट ऑन ह्यूमन बॉडी बट एट ए लो लेवल ऑफ इम्यूनिटी पावर इट कॉज डिजीज। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होगी, वैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फायदा उठा लेंगे एंड आपको डिजीज कर देंगे, और ऐसे इन्फेक्शन को गाइज हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसके बाद आता है आपका लोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन मतलब आपकी बॉडी में कोई एक जगह इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि इन्फेक्शन कन्फर्म टू ए स्मॉल रीजन ऑफ बॉडी, ठीक है ना, यानी कि स्मॉल रीजन ए बॉडी, उसको बोलते हैं आपका लोकल इन्फेक्शन। इसके बाद आता है आपका सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपकी पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरी की पूरी बॉडी को जो इन्फेक्ट कर दे, जो आपका जो है वो आपके डिजीज कोज कर दे, पूरे के पूरे सिस्टम को आपका डाउन कर दे, यानी कि जो पूरे के पूरे आपकी बॉडी में आग लगा दे, ऐसे ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, ठीक है ना, यानी कि अफेक्ट करता है एंटायर बॉडी, इन्फेक्शन इन मैनी सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, जो आपके बॉडी सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपको पता है आपके शरीर के अंदर 11-12 सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो है किडनीज के लिए अलग, फेफड़ों के लिए अलग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी, ठीक है ना, कार्डियो सिस्टम। तो इस प्रकार से सारे के सारे सिस्टम को आपका जो है इन्फेक्ट कर दे, ऐसे को बोलते हैं हम सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। आई बात समझो। इसके बाद फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन में क्या है कि इन्फेक्शन दैट सर्व एज सोर्स ऑफ पैथोजन फॉर इन्फेक्शन एट अनदर साइट इन द बॉडी, यानी कि भाई साहब मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आकर के अटैच तो हुआ है आपके हेड पर, यानी कि आपके जो है सिर पर, लेकिन इफेक्ट डाल रहा है आपके पैरों पर, ठीक है ना, इफेक्ट डाल रहा है आपके पैरों पर, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम बोलते हैं फोकल इन्फेक्शन। इसके बाद आते हैं आपके प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन यानी कि जब आपका जो है आपको फर्स्ट टाइम में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के वो इन्फेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। एंड उस समय पर गाइज इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रख लेना, तब आपकी आईजीएम हाई होता है लेकिन आईजी लो होती है। चूंकि आईजी लो इसलिए होती है, यहाँ पर ये किसी भी प्रकार की आपकी जो है अच्छे से, मतलब आप एक प्रकार से कह सकते हो कि आपकी जो है आपकी आपकी जो है अराइज नहीं हो पाती, आपकी जो है अच्छे से बन नहीं पाती। इसके बाद 13 आपका आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन आपका होता है प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद, यानी कि मान लो पहला कोई आपको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जैसे कि मैं यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ आपको कैंडिडा, ठीक है ना, चलो कैंडिडा छोड़ो, मैं यहाँ पर आपको कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया लेकर के चल रहा हूँ। कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया ने पहली बार आपको इन्फेक्ट किया, तो आपकी ये कंडीशन बनी जिसको हमने प्राइमरी इन्फेक्शन बोला। लेकिन अगर इस कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया ने दूसरी बार इन्फेक्ट किया, तो ये कहलाएगी आपकी सेकेंडरी इन्फेक्शन। एंड यहाँ पर अब क्या होगा कि भाई साहब आपकी इम्यूनिटी ने इसके लिए पहले ही अपनी इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर कर लिया, बहुत सारी आपकी आईजीजी बना कर रख ली है पहले से, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन आएगा, यहाँ पर इस समय पर आपकी आईजीएम लो रहेगी, जबकि जो आपका आईजीजी है ये आपका बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। इसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है ना, इन्फेक्शियस डिजीज। अब ये इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? द डिजीज कॉज बाय जर्म एंड विच मे इन्फेक्टेड बाय पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि वो डिजीज जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, इसको बोलते हैं आपका इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है ना। इसके बाद रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ आपके लिविंग सेल्स या फिर आपके कुछ ऐसे
एनिमल ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो है जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, ऐसे जो है जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अपने अंदर रखते हैं और अपने आप तो इन्फेक्टेड नहीं होते, लेकिन अगर वे हमारे ऊपर आ जाए तो इन्फेक्ट हम होने वाले हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो कि मलेरिया डिजीज करता है, ठीक है ना, जो कि मलेरिया डिजीज करता है। लेकिन इस यहाँ पर क्या होता है, जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट इसका एनाफ्लेज मॉस्किटो है, यानी कि एनाफ्लेज मच्छर है। ये एनाफ्लेज मच्छर के पास रहेगा। एनाफ्लेज मच्छर के बाद हमारे पास यानी कि हमारे अंदर ये आएगा ट्रोफोजोइट के रूप में, ठीक है ना, ट्रोफोजोइट के रूप में। ये चीज मैं आपको गाइड पूरी की पूरी आपको बता चुका हूं, तो ये एक बार आप जो है PYQs देख लेना माइक्रोबायोलॉजी के, उसमें मैंने आपको बता रखा है पूरी की पूरी जो है एनाफ्लेज साइकिल को, ठीक है ना, पूरी की पूरी मलेरिया को मैंने वहां पर समझा रखा है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए नहीं लाया हूँ। एंड वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो PYQs जरूर देख लेना। यहाँ पर क्या होता है, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो एनाफ्लेज नाम का जो मॉस्किटो है, जो मच्छर है, ये काम कर रहा है रिजर्वोयर की तरह, ये काम कर रहा है रिजर्वोयर की तरह। इसी तरह से काफी सारी शिप होती है, यानी कि आपकी भेड़ होती है, कुछ आपके पिग होते हैं, यानी कि सुअर सुअर होते हैं, कुछ आपके पिजन कबूतर होते हैं, कुछ आपकी चमगादड़ होती है। ये सारे के सारे आपके लिए रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन की तरह काम करते हैं। इसके बाद नोसोकोमियल, नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ये आपसे पूछा जा चुका है, इसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी कि ऐसी डिजीज, ऐसा इन्फेक्शन जो कि आपको हॉस्पिटल से होता है, उसको बोलते हैं नोसोकोमियल, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। इसके बाद इमर्जिंग इन्फेक्शन, इमर्जिंग इन्फेक्शन वो होता है कि जो भाई साहब स्टार्टिंग में मान लो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर पर आकर के अटैच हुआ, यानी कि स्टार्टिंग की फेज को, जो अगर स्टार्टिंग आपकी जो डिजीज बढ़ रही होती है, ठीक है ना, जो डिजीज आपकी बढ़ रही होती है आपकी बॉडी में, तो ऐसी डिजीज को, जो कि आपकी डिजीज मतलब कि आपकी जो है बॉडी को इम्पैक्ट डाल रही है, ज्यादा बढ़ रही है, उस डिजीज को, उस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं इमर्जिंग, ठीक है ना, यानी कि इमर्जिंग इन्फेक्शन डिजीज आर इन्फेक्टेड दैट रिसेंटली अपेयर, जो कि रिसेंटली अपेयर होती है विद इन ए पॉपुलेशन, और दोज इंसिडेंट्स और जियोग्राफिकल रेंज इज रैपिडली इंक्रीज और थ्रेटेंस ऑफ इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको याद रखनी है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं हम बैक्टीरियल डिजीज की। अब देखो भाई साहब, बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं एंड आपके लिए भाई साहब बेनिफिशियल भी होते हैं। जो बेनिफिशियल होते हैं उसमें आपके जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो आपके विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद भाई साहब बैक्टीरिया आपको मोस्टली जो है डिजीज ही प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि डिजीज में आपकी काफी सारी डिजीज आती हैं, तो उन डिजीज को देखने की कोशिश करो वन बाई वन, ठीक है ना। तो हम वन बाई वन इन डिजीज को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कोलेरा, एक कोलेरा डिजीज होती है जो कि आपकी इंटेस्टाइन डिजीज होती है, यानी कि जब कभी भी आपका पेट खराब होता है ना, पेट गुड़गुड़ करता है, तो भाई साहब उसके पीछे विब्रियो कोलेरा होता है, ठीक है ना, पेट गुड़गुड़ कर रहा है, इसके पीछे डिसेंट्री भी होती है, डायरिया भी होता है, कोलेरा भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है, कभी आप केवल और केवल कोलेरा को ही ध्यान में रखो, ठीक है ना, डिसेंट्री एंड आप डायरिया को भी मत भूल लेना। तो कोलेरा आपका पेट में ही दर्द, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मस्कुड़न सी हो रही है, ठीक है ना, यानी कि आपका विब्रियो कोलेरा की वजह से हो रहा है। एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स आपका बैसिलस एंथ्रेसिस, यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि ये डिजीज के नाम लिखे हुए हैं एंड ये बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं, जो कि आपसे डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। एंथ्रैक्स आपका बैसिलस एंथ्रासिस से होता है। डिप्थीरिया आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है, ठीक है ना, ये आपकी गले की बीमारी होती है। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये आपकी कोहड़ की बीमारी होती है। बोटुलिज्म क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये आपकी जो है वही पेट में आपके दिक्कत करने वाली है, ठीक है ना, आपके पेट में दिक्कत करने वाली है। सिफिलिस ट्रिप्नोसोमा पैलिडम, ये आपकी सेक्सुअल डिजीज होती है। टिटनस, ये आपकी सोयल डिजीज होती है जो कि क्लास्ट्रीडियम टिटनस से होती है। ट्रैकोमा, ये आपकी क्लामाइडिया ट्रैकोमिट्स होती है जो कि आपकी आई कंजक्टिविटा, यानी कि आई को जो है इंपैक्ट करती है। ट्यूबरक्लोसिस, ये आपकी जो है फेफड़ों में जो है आपके फेफड़े गला देती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। टाइफाइड फीवर, ये आपकी आंत की बीमारी होती है, इसको आंतों का बुखार भी बोल देते हैं, ठीक है ना, इस बीमारी को हिंदी में आंतों का बुखार भी बोल देते हैं। जिसकी साल्मोनेला जो है स्पीसीज होती है, इसकी जो है 4 स्पीसीज होती है, इसकी भी 4 स्पीसीज होती है, जिसको हम ए बी, ठीक है ना,
साल्मोनेला ए, साल्मोनेला बी, साल्मोनेला ओ एच, ठीक है ना, ओ एच एंड साल्मोनेला बी एच, इस प्रकार से हम जानते हैं, लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा जाता, तो आप इसको मत याद रख लेना। फिर इसके बाद वोपिंग कफ, यानी कि जो काली खांसी होती है वो आपको बोर्डेटा पर्टुसिस से होती है। गोनेरिया, ये आपका निजेरिया गोनेरिया से होती है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसफर होती है। एक्चुअल में इसका जो मेन पार्ट होता है वो वेजाइना को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियल डिसेंट्री, जिस जो कि आपको डिसेंट्री करवाता है, ठीक है ना, लूज मोशन करवाता है आपको, ये होती है सिजेला डिसेंट्री, डिसेंट्री से, ठीक है ना। बुबोनिक प्लेग, जिससे आपको प्लेग डिजीज होती है, ये यर्सीनिया पेस्टिस से होती है। निमोनिया, जो कि आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होती है, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होती है। अब यहाँ पर देखो, याद रखने की कोशिश कर लेना, कभी कभी आपसे ऐसा पूछा जाता है कि एयरबोर्न डिजीज कौन है, फूड एंड वाटरबोर्न डिजीज कौन है, सोइल बोर्न डिजीज कौन है, कंटेजियस कौन है, तो ये सारी चीजें हम लेकर के चल रहा है। ये हम बात कर रहे हैं इस समय एयरबोर्न डिजीज के लिए, ठीक है ना। एयरबोर्न मतलब कि ड्रॉपलेट भी आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है ना, ड्रॉपलेट यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, ये आपकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के क्लोसिस से होती है, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसके बाद आपका डिप्थीरिया आता है, जो कि कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है। मेनिंजाइटिस, जो कि आपकी ब्रेन में होती है, जो ब्रेन की लेयर होती है, ये उस पर सूजन ला देती है, उसको सुझा देती है, जहां पर आपके मल्टीपल माइक्रोब्स काम करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कुछ आपकी पर्टुसिस होती है, ये आपका बोर्डेटा पर्टुसिस, ठीक है ना, पर्टुसिस मतलब आपको बोर्डेटा पर्टुसिस। के बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये एक्चुअल में आपके डिजीज के नाम है, ये आपकी होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के थ्रू, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी आपकी एयरबोर्न डिजीज है। इसके बाद आपकी फूड बोर्न एंड वाटर बोर्न डिजीज आती है। देखो बच्चों, इसमें मैं केवल और केवल आपको नाम बता सकता हूँ, ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इसके एजेंट के नाम याद करने हैं, डिजीज के नाम ही याद करने हैं, आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। जो टॉक्सिन पूछे जाते हैं, टॉक्सिन मैं आपको बता दूंगा, तो आपको दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं, जहां से आपके एक्जोटॉक्सिन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखने की कोशिश करो कि भाई साहब, जो आपकी फूड बोर्न एंड वाटर बोर्न डिजीज होती है, इसमें आपके कोलाइटियस डायरिया आ जाते हैं, जो कि इकोलाई से होती है, ठीक ना। कंपाइलोबैक्टीरियोसिस होती है, जो कि आपको कंपाइलोबैक्टीरियो जेजोनी से होती है, ठीक है ना। इसके बाद गैस्ट्रोएंटेरिटिस होती है, जो कि आपकी लाइटिकस से होती है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, ठीक है ना, विब्रियो कोलेरा, ये आपकी फूड बोर्न डिजीज है, पूछी जा चुकी है। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म से आपकी बोटुलिज्म डिजीज होती है, ये भी गाइज आपसे पूछी जा चुकी है। एक्सोटोक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो मैंने आगे लिख रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिजेलोसिस, ये आपके सिजेला, यानी कि आपकी सिजेला सोनेली से होती है। इसके बाद टाइफाइड डिजीज, जो कि आपकी साल्मोनेला टाइफी से होती है। काफी बार मैं आपको टाइफाइड डिजीज कैसे होती है, मैरी टाइफाइड कौन थी, इसकी कहानी मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, केवल यहाँ पर आपको एजेंट के नाम ही याद रखने हैं। सोइल बोर्न डिजीज का देखो यहाँ पर एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स मतलब बैसिलस एंथ्रैक्सिस। टिटनेस मतलब क्लास्ट्रीडियम टिटनाई, गैस गैंग्रीन, ये आपकी आपकी क्लास्ट्रीडियम परफेरेंजिस से होती है। लेप्टोस्पायरोसिस, ये आपकी लेप्टोस्पायरोला इंटीग्रॉन से होती है। लिस्टोरियोसिस, ये आपकी लिस्टोरिया मोनाक्स से होती है, ठीक है ना, ये आपकी सोइल बोर्न डिजीज थी। इसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में देखो, सबसे पहला सिफिलिस, जो कि आपका ट्रिपनोसोमा पैराडाइम से होती है। इसके लिए एक टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं BDRL टेस्ट, ठीक ना, इसको बोलते हैं BDRL टेस्ट। जबकि आपके जो, याद रख लेना, आपके मैं यहाँ पर और कुछ बता देता हूँ, जैसे कि टाइफॉइड है, टाइफॉइड के लिए आपका विडाल टेस्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, विडाल का यूज किया जाता है। आई बात समझ में, जैसे जैसे आपके आते जाएंगे, अब मैं आपको टेस्ट भी बताता रहूंगा। जैसे कि गोनेरिया है, गोनेरिया आपके निजेरिया गोनेरिया से होती है। माइकोप्लाज्मा यूरेथ्रेटिस, ये आपको माइकोप्लाज्मा होमिनिस से होती है। वेजाइनिटिस, ये आपको जार्डिनेला वेजाइनिला से होती है आपके। उसके बाद चैंक्रोइड्स, ये आपको हीमोफिलस डुक्रेई से होती है। देखो ऐसा, यहाँ पर कुछ नाम ऐसे हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, तो अगर मुझसे सही प्रोनाउंसिएट ना हो पाए तो वरी करके मत बैठ जाना, या फिर ये मत बोलना कि सर पे तो इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, ठीक है ना। भाई साहब, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, एंड जो है तो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, समझो थोड़ा सा, ठीक है। बट यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है, आपको मैं सारी की सारी जो है वो टेबल दे रहा हूँ। इसके बाद ग्रैनुलोमा इंजोलिया, इस ये होती है आपकी कैलिमेटोबैक्टीरियम ग्रैनुलोमैटिस से, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसके बाद आपकी कुछ कॉन्टैक्ट बैक्टीरियल डिजीज होती है, जैसे कि ट्रैकोमा, ये आपकी क्लेमाइडिया लोकोमेटिस बैक्टीरिया से होती है, जो कि आपकी आई को इम्पैक्ट करती है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो कि आपकी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बायोटाइप सेकंड से होती है।
एमओसी जो कि कोहड़ है, ये आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसिस से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस स्किन डिजीज जहां पर आपको स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस से होती है। एक्चुअल में आपको जो है आपकी जो स्किन होती है वो रफ हो जाती है, सूखी हो जाती है। योश आपके ट्रिपनामा परनिटेनियन से होती है, ठीक है ना। आई बात समझ में, आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। गाइज कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं कौन आपका ग्राम पॉजिटिव होता है, कौन आपका ग्राम निगेटिव होता है, ठीक है ना। चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहला ग्राम पॉजिटिव एंड दूसरी लाइन में आपका ग्राम निगेटिव है, ठीक है ना। तो ग्राम पॉजिटिव में आपके जो है पूछे कौन कौन से जाते हैं वो चीज याद रखने की कोशिश कर लेना। तो ये सारे के सारे आपको जैसे कि सार्सिनिया होता है, पेप्टोनिफिलिस होता है, जो सिंपल है वे तो आपके याद होंगे, मुझे पता है सिंपल वाले आपके याद होंगे, लेकिन मैं कुछ ये भारी भारी लेकर के आया हूं जो कि आपने आज से पहले ना सुने होते हैं एंड यही से आपका गाइड पूछा जाता है। तो आपको यही चीज याद रखनी है। अगर ग्राम पॉजिटिव में रोड की बात करूं, एक्टिनोमाइसिस होते हैं, क्लोस्ट्रिडियम होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं, ये आपके जो है रोड शेप है। अगर इसी तरह से हम ग्राम निगेटिव में बात करें, कोकाइले में बात करें, तो बैलियोनेला होता है आपका, ठीक है ना, बैल्यूनेला है। अगर रोड शेप में बात करें तो याद रख लेना यहाँ पर आपका जो है काफी सारे बैक्टीरिया है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी गाइस, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको मिल जाएंगी। तो आपको बस यही याद रखना है कि कौन से ग्राम पॉजिटिव है, कौन से ग्राम निगेटिव है। आई बात समझ में। तो ये थी आपकी कुछ बैक्टीरियल डिजीज। अब ये कुछ नाम थे, लेकिन अब इनका एक्शन भी पता होना चाहिए कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज कहाँ पर आपका जो है काम करती है, ठीक है ना, जिससे कि हम बीमार होते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम बीमार होते हैं। जैसे कि विब्रियो कोलेरा की बात करूं तो ये भाई साहब एटीपी राइबोसाइलेशन ऑफ जीएस अल्फा, ये पूरी की पूरी आपको मैंने सेल सिग्नलिंग पढ़ा चुका हूं। जीएस अल्फा क्या होता है, जीएस बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज गाइस मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो याद रख लेना जो विब्रियो कोलेरा होता है ये आपका काम करता है एटीपी राइबोसाइलेशन ऑफ जीएस अल्फा का, जो जिससे आपको कोलेरा डिजीज हो जाती है। बोर्डेटा पर्टुसिस यानी कि काली खांसी, ये आपका एटीपी राइबोसाइलेशन ऑफ जीएस अल्फा सेम काम करता है, जिससे कि आपको वोपिंग कप यानी कि काली खांसी होती है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो कि एटीपी राइबोसाइलेशन ऑफ ईएफ2 इलॉन्गेशन फैक्टर 2 ट्रांसलेशन में काम आता है, जो कि आपका डिप्थीरिया कोज करवाता है। क्लास्ट्रीडियम टिटनाई जो कि आपके टिटनेस करता है, ये ब्लॉक करता है गावा को एंड ग्लाइसिन को भी, स्पेसिफिकली न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना, आपके न्यूरोट्रांसमीटर को, जिससे आपकी टिटनेस रोग हो जाता है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम ये आपका फूड बोर्न डिजीज होती है, जो कि ब्लॉक करता है एसिटाइलिन कोलिन को, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये भी आपका कोच करता है, ये आपका जो है बोटुलिनम कोच करवा देगा। क्लास्ट्रिडियम परफ्रेंजेंस ये आपका अल्फा टॉक्सिन यानी कि लेसिथेज को जो है इन्फेक्ट करता है, जिससे आपका गैस गैंग्रीन हो जाती है। बैसिलस एंथ्रेक्सिस ये आपका एडिनाइलेट साइक्लेज को कोच करता है, ये आपका एंथ्रेसिस करवाता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि सरफेस एंटीजन, जहां पर ये आपका MSC2 यानी कि इम्यूनिटी सेल में MSC2 सेल को जो है इन्फेक्ट करेगा। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस आपका टॉक्सिक शॉक डिजीज करवाता है, ठीक है ना, टॉक्सिक शॉक डिजीज करवाता है, पूछा भी जा चुका है। तो ये था आप सब बैक्टीरिया के बारे में। कुछ आपकी अब सेक्सुअली ट्रांसमिट किस प्रकार से होती है एंड किस प्रकार से आपकी डिजीज कोच करती है। तो देखो भाई साहब, हालांकि अगर इनको आप याद रखना चाहोगे तो याद रख लेना, क्योंकि ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि नेजेरिया गोनेरिया होती है, आपकी गोनेरिया के थ्रू होती है, जो कि एक जिसको हम क्या बोलते हैं पीआईडीबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, आपकी पीआईडी के नाम से भी जानती है। नेजेरिया गोनेरिया आपकी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखने की कोशिश कर लेना। माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम ये आपका जो है एनजीओ डिजीज करती है, ठीक है ना, आपकी एनजीओ डिजीज करती है, तो इस चीज को भी आप याद रख लेना। इसके बाद आपका क्लेमाइडेट ट्राइकोमेटिस, एक्चुअली मैं ट्राइकोमाइटिया को पहले शायद आई इन्फेक्शन बता रहा था, लेकिन ये आपका जो है एक्चुअल में क्या होता है सेक्सुअल डिजीज होती है। एंड ये किसके ना, इसके बाद जो है आप ये सारी चीजें याद रखने की कोशिश कर लेना। कुछ आपके जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, जिथ्रोमाइसिन हो गई, तो आपको एंटीबायोटिक याद करने की जरूरत नहीं है, आप जो है बस खाली इनकी यानी कि एजेंट के नाम ही याद कर सकते हो। इसके बाद कुछ टॉक्सिन है, ठीक है ना, जो कि टॉक्सिन है जो कि आपके स्टेफाइलोकोकाई से आपके जो है प्रोड्यूस करे जाते हैं। टॉक्सिन एंड एंजाइम्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि बीटा लैक्टमेज है, कैटालेज है, कोगुलेज है, डीएनएज है, ये आपका क्या क्या काम करते हैं, प्रोटीएज है, लाइपेज है, ठीक है ना,
ये क्या क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लाइपेज है, ये ब्रेक डाउन करेगा ट्राइग्लिसराइड को, ठीक ना, ट्राइग्लिसराइड को। डीएनए जो ये आपका जो है ब्रेक डाउन करेगा डीएनए को, ठीक है ना। प्रोटीन ए है, ये आपका किसको ब्रेक डाउन करेगा, तो ये एंटीफेगोसाइटिक बाय द कंपीटिंग विद द न्यूट्रोफिल फॉर एफसी प्रोटीन ऑफ स्पेसिफिक ऑप्सोनिन, ठीक है ना, यानी कि आपका ऑप्सोनिन पे काम करने वाला है। आई बात समझ में, तो ये सारी की सारी चीज आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद कुछ आपके एग्जाम्पल है माइक्रोबियल अटैचमेंट ऑफ मैकेनिज्म, जैसे कि निजेरिया गोनेरिया हो गई, जो जैसे कि हमने पीछे बात की थी, ये आपकी निजेरिया गोनेरिया टाइप 4 फिमरी, ठीक है ना, टाइप 4 फिमरी का आपका जो है टाइप 4 फिमरी, यानी कि जो फिमरी होती है, फिमरी आपका जो है अटैच करती है मेनोज ऑन यूरेथ्रा एपिथेलियम पे, ठीक है ना। यानी कि जो निजेरिया गोनेरिया की जो फिमरी होती है, ये आपकी मेनोज ऑन यूरेथ्रल एपिथेलिया पे जो जाकर के जो है चिपक जाती है। आपका जो है जो आपका होस्ट होता है वो रिसेप्टर की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर फिमरी आपका जो है लिगेंड की तरह काम करती है। इसी प्रकार से इकोलाई है, यहाँ पर ये भी आपका टाइप टाइप फर्स्ट एंड ये आपका शुगर रेसिड्यू से आपके जो है चिपकती है अगर डायरिया हो रहा है। लेकिन अगर हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो रहा है तो यहाँ पर पी, यानी कि पी मतलब आपका पिलाई, ठीक है ना, आपका पिलाई, यानी कि ये भी आपकी शुगर से ही अटैचमेंट रहेगी। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है जो कि पी, यानी कि ये भी आपका शुगर रेसिड्यू से ही अटैच होने वाली है। ट्रिप्नोमा पैलिडम, ठीक है ना, ट्रिप्नोमा पैलिडम ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि बैक्टीरिया। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आपका बैक्टीरिया का, ये वाला पार्ट आपका होस्ट का। स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा में याद रखना आपको हेमोग्लोटिन स्पाइक प्रोटीन, जो कि आपकी प्रोटीन रेसिड्यू ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेल से जाकर के जो है बाइंड होने वाली है। एचआईवी, एचआईवी मतलब एड्स, ये एचआईवी आपका वायरस का नाम है, एड्स आपका डिजीज का नाम है। ये आपका जो एचआईवी होता है उसका जीपी 120 प्रोटीन, जबकि अगर मैं इसके को रिप्रेसर की बात करूं, ठीक ना, सॉरी को यस हाँ, को रिसेप्टर की बात करूं, को रिसेप्टर, यहाँ पर देखो सीडी रिसेप्टर होता है, लेकिन अगर मैं को रिसेप्टर की बात करूं, यानी कि सॉरी को लिगेंड की बात करूं, रिसेप्टर की नहीं, आपके लिगेंड की बात करूं, तो वो होता है आपका GP14, ठीक है ना। क्या होता है, GP14 होता है, बट आपको इस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। पोलियो के लिए आपको कैप्सिड कैप्सिड प्रोटीन BP1 है, जो कि आपकी CD155 प्रोटीन से जो है वो भी इंटेस्टिनल एंड नर्व सेल से जाकर के जुड़ती है, क्योंकि आपको पता है जो आपका पोलियो सिस्टम होता है वो नर्व पे ही इफेक्ट डालने वाला होता है। आई बात समझ में। अब कुछ आपके एक्सोटोक्सिन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं कि आपका एबी टॉक्सिन कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, साइटोटॉक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ट्राइपेप्टाइड क्या है, आपका एबी क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बोटुलिनम की, बोटुलिनम आपका क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम से जो है डिजीज करेगा। एंड ये आपका प्रोफेज, यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि ये जीन लोकेशन है जो कि आपका प्रोफेज से बन रहा है, ठीक है ना, ये आपका प्रोफेज से बनना है। ये आपका एबी टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करेगा एंड ये ब्लॉक करता है एसिटाइल रिलीज को, ठीक है ना, एसिटाइल रिलीज को, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, लीडिंग टू फ्लैकिड पैरालिसिस, ये आपको पैरालिसिस की कंडीशन में लेकर के चला जाता है। इसके बाद टिप्नो इसके बाद आपका जो है वो टेटानो स्पाज्मीन, ये आपका एक प्रकार से कि जो क्लास्ट्रीडियम टिटनाई है, यानी कि जो टिटनस है, ठीक है ना, टिटनस ही होती है, तो यह भी आपका प्लाज्मिड से निकलता है, यानी कि जीन जो पाया जाता है वो प्लाज्मिड में पाया जाता है। एंड ए भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा एंड ब्लॉक करता है आपका किसको, तो ये ब्लॉक करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल एसिटाइल को, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जो है ग्लूकोगोन वगैरह बोल देते हैं, गाबा, ठीक है ना, ग्लूकोगोन गाबा वगैरह बोल देते हैं। इसके बाद डिप्थीरिया टॉक्सिन है, एंटेरोटॉक्सिन है, साइटोलाइसिन है, सिजेला टॉक्सिन है, पर्टुसिस टॉक्सिन है। तो इस स्ट्रक्चर को गाइज आपको जो है पढ़ना है, याद करना है, आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। कहाँ पर आपका साइक्लिक एमपी इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर आपका जो है डिक्रीज हो रहा है, आपको ये सारी बात याद रखनी पड़ेगी। कोलेरा टॉक्सिन में क्या हो रहा है, किस प्रकार से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, जो मैंने पहले पढ़ाया है एंड जो अब पढ़ा रहा हूँ उसके लिए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर कुछ आपके सुपर ऑक्साइड बन जाते हैं या फिर फ्री रेडिकल बन जाते हैं। अब इन फ्री रेडिकल को आप किस प्रकार से न्यूट्रलाइज करते हो, तो वो चीज आपसे पूछी जाती है, याद रख लेना। आपके सुपर सुपर डिसम्यूटेज ये आपका बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है, ये आपका बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जबकि जो आपका NADPH ऑक्सीडेज होता है ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। इसके बाद माइलो परऑक्सीडेज, ये भी आपका बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। परऑक्सीडेज ये आपका बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। कैटालेज आपका जो है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। आपको बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे आपका फ्री रेडिकल बना, यानी कि O2
और फ्री रेडिकल बना, इसको आपको ट्रीट किया जाता है NADPS से, जो कि ऑक्सीडाइज होता है। एंड ये ऑक्सीडाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिमूव कर देगा एंड ये तो टूट जाएगा NADPH, ठीक है ना, NADH में, ठीक है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका क्या, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका NADPH है ये आपका ब्रेक डाउन हो गया NADP प्लस में, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका रिमूव होगा। एंड ये जो आपका O2 है, O2 आपका जो है फ्री रेडिकल में चला गया, यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल में चला गया। इसके बाद ये जैसे फ्री रेडिकल बना तो एक एंजाइम्स आएगा जिसको बोलते हैं SOD, जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ये सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन पर बना देगा। अब इस हाइड्रोजन पर को आपका जो है एक आपका जो है हमारे अंदर स्पेसिफिकली याद रखना माइलोपेरोक्सीडेज इसको तोड़ देगा आपका HOCl। एक्चुअल में ये आपका जो है फंजाई के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट आपका फंजाई के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर भी पाया जाता है। इसके बाद आपका पेरोक्सीडेज जो कि हमारे अंदर पाया जा रहा है, जैसे कि हमारे अंदर मान लो आपका H2O2 बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता, इसको ये कन्वर्ट कर देगा वाटर में, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट कर देगा वाटर में, यानी कि यहाँ पर आपका O2 जो है फ्री रेडिकल से, यानी कि O2 नेगेटिव से आपका जो है O2 में चेंज हो जाएगा। या फिर एक और होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल। यहाँ पर आपका H2O2 जो है दोबारा से आपकी किससे रिएक्शन कर लेगा, ये आपका जो है फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा, O2 बनाएगा एंड एक फ्री रेडिकल हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है ना, आपको हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपका जो है न्यूट्रल करने के लिए होते हैं, जितने भी आपके फ्री रेडिकल बनते हैं उनको। मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे एक वो भी दिया था, लिस्ट भी दी थी, जिसमें मैंने आपको फ्री रेडिकल के आपके जो है नाम बताए थे कि कौन कौन से फ्री रेडिकल होते हैं। यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल फंजाई डिजीज है, ये आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, ठीक है ना, कि आपकी सॉफ्ट रूट से कौन सा हो रहा है, स्मट से कौन सा हो रहा है, कैंकर, रट्स, ये किस प्रकार से आपका काम करते हैं, कौन पैथोजन है, कौन एग्जाम्पल है। तो इन सारी चीजों को आप अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हो। कुछ आपकी जो है फंगल डिजीज आ जाती है, ये आपकी प्लांट में होती है गाइज, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि वीट में कौन सी होती है, टोमेटो में कौन सी होती है, राइस में कौन सी होती है, पोटैटो में कौन सी होती है, एंड इनके आपके कौन कौन से फंगस होते हैं। तो ये चीज गाइज आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। कुछ इसके बाद आपकी कुछ ह्यूमन फंगल डिजीज है, जैसे कि एथलीट फुट डिजीज है, रिंगवॉर्म डिजीज है, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन है, जिसमें आपका कैंडिडा चलाता है, टीनिया क्यूटिस है। टीनिया की एक्चुअली काफी सारी डिजीज होती है, जो कि टीनिया आपके जो पैरों में, टीनिया आपकी जो है वो खोपड़ी में, यानी कि हेयर पे, ठीक है ना। तो टीनिया से रिलेटेड आपकी काफी सारी डिजीज है, इनको याद रख लेना। इनके जो है रूट ऑफ ट्रांसमिशन भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, रूट ऑफ ट्रांसमिशन भी याद आपको रखने पड़ेंगे। आई बात समझ में। इसके बाद आपकी कुछ प्रोटोजोआ डिजीज आ जाती है। इन प्रोटोजोआ डिजीज में आपका जो जार्डिया लंबानिया होता है, एक प्रकार से जो जार्डिया लंबानिया होता है, इसको आपको याद रखना है। अमीबोएसिस याद रखना होता है, जो कि आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है। इनका जो है आपको याद रखना है कि किस प्रकार से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना, किस प्रकार से ट्रांसमिट हो रहा है। तो आप इन सबको पढ़ लेना, जो कि आपको पीपीटी में मिल जाएगा। देखो गाइज, मुझे बोलते हो काफी टाइम हो गया, एंड जो है ना, अब मैं थोड़ा स्पीड से खींच रहा हूँ, या तो मैं इसका आपको दूसरा लेक्चर दूं, लेकिन अगर दूसरा लेक्चर दूंगा तो मेरा जो है नुकसान होने वाला है। नुकसान ये होने वाला है क्योंकि मेरे पास इतना टाइमिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर वे में बता रहा हूँ। देखो, ये सारी चीज आपको याद करने वाली है, इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, ठीक ना। और यहाँ पर कुछ ऐसी बात भी नहीं है कि मतलब मैं जो हूँ इन चीजों को पढ़ नहीं सकता, वो तो मैं आपसे मजाक कर रहा था, केवल आपकी तफरीह ले रहा था भाई, ऐसा कुछ नहीं जो हम ना कर सके, ठीक है ना। तो चलो आओ यहाँ पर देखने की कोशिश करो। प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ आपको जीआई कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ आपके और भी होते हैं, जैसे कि अमीबियासिस, जो कि आपको एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये सारे के सारे भी किसके थ्रू है, आपके प्रोटोजोआ से ही हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, आपका जो ट्रिपनोसोमियासिया, आपका टेक्रोजी, आपको टेक्रोजी, टेब्रोसी, मैंने आपको अफ्रीकन सिकनेस, आपको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, चगास डिजीज, ये सारी की सारी डिजीज में बता चुका हूँ। मलेरिया, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज आपको जो है वो मिल जाएगी आपको पीडीएफ से। ये चीज पढ़ लेना, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए डिजीज होने वाली है, ठीक है ना। एंड इनके रूट आपको जो है एंट्री रूट जरूर पढ़ने हैं, इनके एंट्री रूट जरूर पढ़ने हैं, ये आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद आपकी वायरल डिजीज आ जाती है। वायरल में आपके काफी सारे वायरल डिजीज होती है, ठीक है ना, काफी सारी वायरल डिजीज होती है, जैसे कि एड्स है, ये आपका HIV से, चिकन पॉक्स है, ये आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड है, ये आपका राइनो वायरस से होता है, चिकनगुनिया होता है, ये आपका CHIKV, जिसको हम चिकनगुनिया वायरस बोल देते हैं।
एक्चुअल में वायरल डिजीज, काफी सारी वायरल डिजीज ऐसी होती है जो कि डिजीज के नाम से जानी जाती है, बस उनके पीछे हम वायरस लगा देते हैं, जैसे कि डेंगू, डेंगू वायरस, इबोला, इबोला वायरस, ठीक है ना, हेपेटाइटिस ए वायरस, मिजलस, मिजलस वायरस। इस प्रकार से आप इनका नाम याद रख सकते हो। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका वायरस होता है उसको क्लासिफिकेशन किया था बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ने 7 टाइप में, ठीक है ना, 7 टाइप में किया था, जिसमें उन्होंने जीनोम को जो याद रखे ना, उन्होंने जो है स्पेसिफिकली जीनोम को जो है अपना बेसिस रखा था, यानी कि एमआरएनए को बेसिस रखा था, जहां पर उन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, ठीक है ना, इस प्रकार से दिया था। एंड ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखने। यहाँ पर देखो ये किस प्रकार से आपका जो है वो आगे फर्दर जो है अपने आप को ट्रांसलेट करेगा, यानी कि किस प्रकार से आपका ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, देन उसके बाद आपका ट्रांसलेशन हो रहा है, देन उसके बाद आपकी जो है प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। अगर बात करूं नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड डीएनए में तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, एंड इससे फिर आपका एमआरएनए सिंथेसिस होगी, जहां पर आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए से एमआरएनए बनने वाला है। तो ये था आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। सिंगल स्टैंडर्ड में आपका क्या होने वाला है, सेम प्रोसेस आपका होने वाला है, लेकिन पहले क्या होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, देन उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से आपका क्या होने वाला है कि वो जो है एमआरएनए का निर्माण होने वाला है। तो टोटल मिलाकर के किस प्रकार से आपका एमआरएनए का निर्माण हो रहा है, यही सब बेस रख करके आपका बाल्टीमोर ने 7 क्लास में इसको जो है डिस्क्राइब करा था, 7 क्लास में इसको जो है बांटा था। यहाँ पर और आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसको बांटा गया है। एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल आपको नहीं भूलना, जैसे कि डीएनए वायरस डबल स्टैंडर्ड में आपका एनवेलप, नॉन एनवेलप, ठीक ना, कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि एनवेलप कौन सा होता है, नॉन एनवेलप कौन सा होता है। आरएनए में भी गाइस आपसे पॉजिटिव साइंस कौन सा होता है, नेगेटिव साइंस कौन सा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस कौन सा होता है, आरटी क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछ जाती है। डीएनए वायरस के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं डबल स्टैंडर्ड के लिए, जैसे कि एडिनो में आपका कॉमन कोल्ड वायरल मेनिंजाइटिस होता है, पेपिलोमा में आपका वार्स एंड सर्वाइकल कैंसर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। सिंगल स्टैंडर्ड में आपके जो है वो कौन कौन सा आ जाते हैं, परबोविरिडी चले आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आरएनए वायरस है, आरएनए में भी आपके जो है जैसे कि इबोला वगैरह, फ्लैविवाइरस, ये जितने भी पॉजिटिव साइंस, नेगेटिव साइंस, एनवेलप, नॉन एनवेलप, ये चीज गाइस आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आई बात समझ में अगर पास होना है तो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको 7, यहाँ पर 6 दिखाई गई है, लेकिन 7 स्पीशीज आपकी होती है। एक्चुअल में यहाँ पर देखो ये जो आपका 6 नंबर का आरएनए एंड डीएनए, इसको आप 2 भागों में बांट सकते हो। ये एक्चुअल में आरटी यानी कि रिवर्स, ठीक है ना, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए होता है। आई बात समझ में आई होगी। अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए की बात करूं तो उसमें आपके रेट्रोविडिया चले आते हैं। अगर डीएनए की बात करूं तो उसमें आपके हैपा डीएनए वायरस चले आते हैं, जिसमें आपकी हेपेटाइटिस, अगर रेट्रो की बात करूं तो उसमें आपके एचआईवी चले आते हैं। ये चीज गाइज आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। हेपेटाइटिस में आपको एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो आपका हेपेटाइटिस बी होता है इसमें ही केवल आपका डीएनए पाया जा रहा है, एंड ये आपका आरटी है। ये आपका कैसा है गाइज, ये आपका बाल्टीमोर के अकॉर्डिंग आरटी जीनोम होता है, यानी कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। बाकी सब में आपका आरएनए पाया जाता है, बाकी सब में क्या होता है, आपका आरएनए पाया जाता है। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब कुछ ऑटो इम्यूनो डिजीज होती है जो कि मैं आपको काफी बार समझा चुका हूँ, जैसे कि एक्यूट हेमोराइटिक फीवर, या कि इसमें आपके कौन कौन से ऑटो एंटीजेंस होते हैं। ऑटो एंटीजेंस मतलब आपके शरीर के अंदर वो चीज जो आपकी खराब हो चुकी है, जिसके प्रति आपका जो है जो इम्यूनो सिस्टम है वो इम्यूनिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, तो उस चीज को दिखाया गया है। आपके इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी भी इसको आपको देखना है, जैसे कि गुड पास्चर सिंड्रोम हो गया, ऑटो इम्यूनी हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया, ग्रेव्स डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया, रिमोटाइटिस अर्थराइटिस हो गया, सिस्टेमेटिक लूपस, इसके बाद आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो गया। कभी कभी आपसे गाइज ये भी पूछा जाता है कि टाइप 1 आपका ऑटो इम्यूनो होता है या टाइप 2 ऑटो इम्यूनो होता है, तो याद रखना जो आपका टाइप 1 होता है वो आपका ऑटो इम्यूनो होता है। इसके एंटीजन गाइज आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ फिर इसके बाद आपकी वैक्सीन चली आती है। ये वैक्सीन में देखने की कोशिश करो कि आपके कुछ
आपकी जो है बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, यानी कि बैक्टीरिया के लिए बनाई जाती है। एक्चुअल में जो वैक्सीन बनाते हैं वो 7 टाइप्स हम वैक्सीन बनाए जाते हैं, जिसमें से आपकी कुछ यहाँ पर लिखी हुई है, तो इनको आपको जो है इन्हीं को याद करना है, बाकी आपको नहीं देखना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टॉक्सोइड की, यानी कि जो आपकी टॉक्सिन से बनती है, ठीक है ना, जो आपकी टॉक्सिन से बनती है, यहाँ पर इसके में टैड, ये टैड जो है निमोनिक्स है, जिसमें आपके टिटनस, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, यानी कि टॉक्सिड में आपके टिटनस, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया जाते हैं। किल बैक्टीरिया में आपके आप याद रख सकते हो ट्रिपल पी टी स्क्वायर सी, ठीक है ना, ट्रिपल पी यानी कि P3 टी स्क्वायर सी, ठीक है ना, यानी कि जिसमें आप पेर्टुसिस, पैराटाइफस, प्लेग, टाइफस, टाइफॉइड एंड टाइफॉइड फीवर, ठीक है ना, टाइफस फीवर, सॉरी, कोलेरा। एंड इसके बाद जो है आपका यही आती है, इसमें चली आती है, ठीक है ना। इसके बाद एटीन्यूटेड स्टेन। अब देखो यहाँ पर होता है क्या, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपकी टॉक्सोइड होती है ये आपकी टॉक्सिन से निकाली जाती है, ठीक है ना, टॉक्सिन से निकाली जाती है। किल वाली आपकी जो है बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। एटीन्यूटेड में आपके एक्चुअल में बैक्टीरिया लाइव होता है, जिंदा होता है, लेकिन आपका इनएक्टिव स्टेट में होता है, ठीक है ना, आपका इनएक्टिव स्टेट में होता है, यानी कि ये डिजीज कोज नहीं कर सकता। जबकि जो आपकी एटीन्यूटेड होती है थोड़ी आपकी जो है हार्मफुल डिजीज, आप इसको बोल सकते हो, ये आपकी थोड़ी हार्मफुल आपकी जो है वैक्सीन होती है। इसका एग्जांपल आपका वीसीजी, यानी कि वीसीजी आपका टीबी के लिए दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है। इसके बाद कुछ आपका प्यूरिफाइड पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि आप मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया याद रख सकते हो। तो ये था आपका बैक्टीरिया के लिए। कुछ आपका वायरल के लिए है, जैसे कि इनएक्टिव वायरस, जिसमें आप रिप याद रख सकते हो। इनएक्टिव मतलब वही वायरस को बिल्कुल इनएक्टिव कर दिया गया है, मार दिया गया है, किल कर दिया गया है, जिसमें आपका रेबिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो आ जाते हैं। एटीन्यूटेड में गाइज आपका एमएमआर, एमएमआर की फुल फॉर्म होती है मिजल्स, मम्स, रूबेला। एंड इसके बाद पीसी यानी कि पोलियो एंड आपका चिकन पॉक्स, ठीक है ना, आपका पोलियो एंड चिकन पॉक्स। अब देखो यहाँ पर आप ऊपर भी पोलियो देख रहे होंगे, नीचे भी आप पोलियो देख रहे होंगे। तो एक होती है आपको पिलाने वाली जो आपके मुंह में डाली जाती है, एंड एक होती है आपके लगाने वाली जो कि इंजेक्शन से लगाई जाती है। तो याद रखना जो आपकी एटीन्यूटेड है वो जो ओरल में दी जाती है, ठीक है ना, जो आपको ऊपर से डाली जाती है, छोटे बच्चों को पिलाई जाती है, वो होती है आपकी ओरल, जिसको दिया था सेविन ने। एंड जो पोलियो होती है जो कि आपकी लगाई जाती है इंजेक्शन के थ्रू, ये दिया था आपका साल्क ने, ठीक है ना, ये आपके जो है इसको डिस्कवर किया था साल्क ने, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ और आपकी आपकी जो है एंटी वैक्सीन, जो कि आपकी वायरल वैक्सीन लिखी हुई है, तो आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी और भी काफी सारी आपकी जो है वो वैक्सीन लिखी हुई है, आप इन वैक्सीन को याद रख सकते हो। अगर इसको याद रखना ना चाहो तो केवल और केवल इसी को याद रख सकते हो। यहीं से गाइज आपका पूछा जाता है, ठीक है ना, यहीं से आपका पूछा जाता है कि आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है। फिर भी आप इसको याद रखना चाहो तो एक बार याद रख लेना इन सारी की सारी वैक्सीन को। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, वायरल एंटीजन इनएक्टिवेट वायरस, ठीक है ना, जैसे कि सीजलिस होगी, ये आपको जो है कहाँ से मिलेगी, रिकॉम्बिनेंट से मिलेगी, ठीक है ना, ये आपकी रिकॉम्बिनेंट से मिलेगी। एक आपकी हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस को याद रख लेना, हेपेटाइटिस भी आपको रिकॉम्बिनेंट से ही मिलती है, ठीक है ना, हेपेटाइटिस आपको जो है रिकॉम्बिनेंट से मिलती है, इस बात को याद रख लेना। इसके बाद जैसे कि आपका स्मॉल पॉक्स है, ये आपकी लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन से आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। आई बात समझ में, ये कुछ और दी गई है, इनको भी आप याद रख सकते हो। क्यू फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, टाइफस, ठीक है ना, ये सारी चीज वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके बाद स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, ठीक है ना, इन चीजों को आप याद रख सकते हो। इनकी जो वैक्सीन है किसने दी, कैसे कैसे दी, कौन सी आपकी एक्टिव है, कौन सी इनएक्टिव है, ये सारी चीज आपकी लिखी हुई है, तो आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल सब यूनिट वैक्सीन, यानी कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि कुछ आपकी सब यूनिट से बनाई जाती है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स वगैरह, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निजेरिया, मेनिंजाइटिस, ये आपकी मैंने बताया भी है, मन मन याद रख लेना, यानी कि मेनिंजाइटिस एंड आपका निमोनिया, ठीक है ना। ये आपकी जो कैसे दी जाती है, सब यूनिट वैक्सीन से आपकी बनती है। सब यूनिट मतलब आपका जो है पार्ट उठा लिया जाता है, उससे आपकी जो है बैक्टीरियल का, वायरस का कोई सा पार्ट उठा लो, उसको उससे जो आप वैक्सीन बना दो, वो एज ए एंटीजन की तरह काम करेगा, जिसके थ्रू आपके शरीर में क्या होगा, एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। आपकी कुछ इसके बाद कॉन्जेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी इन ह्यूमंस, कुछ आपकी जन्मजात डिजीज होती है, जैसे कि आपका क्रोनिक क्रोनिक डिजीज हो गया, एक्स लिंक्ड डिजीज हो गया, डी जॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है ना, डी जॉर्ज सिंड्रोम हो गया, SCID हो गया, ये डिजीज आपकी जो है जन्मजात होती हैं। सिम्टम्स एंड कोज पढ़ लेना, सिम्टम्स पढ़ो ना पढ़ो, कोज इनको पढ़ लेना, कोज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद कुछ आपके आपके लिए माइक्रोबियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि इथेनॉल कहाँ से मिलता है आपको, एसीटोन कहाँ से मिलता है, एंजाइम्स कहाँ से मिलता है, जिबरेलिन्स कहाँ से मिलता है, अमाइनो एसिड कहाँ से मिलते हैं, इंडस्ट्री में जो हम
देते हैं, ठीक है ना। आपको एंटीबायोटिक्स कहाँ कहाँ से मिलती है, एल्कलॉइड्स कहाँ से मिलते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन्स कहाँ से मिलती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए चार्ट होने वाला है, तो आप जो है इन चीजों को याद रख लेना। ये कुछ आपके लिए इंडस्ट्रियल क्या होते हैं, ये आपके लिए कुछ इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको मिलते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको मिलते हैं। आप इतनी बात याद रख सकते हो। फिर इसके बाद आपको मल्टी जो आपको विटामिन वगैरह होते हैं, इन विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है, हालांकि ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूँ। एनीमिया आपको जो है, एनीमिया क्या डिजीज करवाती है, हीमोग्लोबिन में कमी यानी कि आयरन में कमी करवाती है। गोइटर आपको आयोडीन आयोडीन वगैरह है, ठीक है ना। वेरी वेरी विटामिन B1 इसका भी आपका विटामिन सी, रिकेटस विटामिन डी है आपके। इसके बाद जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये आपका जो है विटामिन ए। जीरोथैलेमिया ये आपका विटामिन ए, डर्मेटोसिस ये आपका विटामिन ए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पेलाग्रा आपका नियासिन से होता है। तो ये कुछ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ दोस्तों ये यूनिट होती है समाप्त।